आज का टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिन्हें परजीनी पादप या ट्रांसजेनिक पादप भी कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फॉरेन जीन्स का स्थानांतरण या ट्रांसफर करके उन्हें उत्तम गुणों वाले बनाया जाता है तथा वे गुण उन प्लांट्स की भावी पीढ़ियों में भी निरंतर बने रहते हैं। उन प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स जिनके अंदर कोई भी एलियन जीन हुआ, फॉरेन जीन हुआ, कोई ऐसा जीन जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमें ट्रांसफर कराना है प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस फॉरेन जीन को हम ट्रांसफर करा के उन प्लांट्स को जिनके अंदर हम ट्रांसफर करा रहे हैं फॉरेन जीन, डिजायर्ड जीन, इच्छित जीन जिन्हें हम कहते हैं, उनको ट्रांसफर करा के और उन प्लांट्स को हम उत्तम गुणों वाले, हाई क्वालिटी वाले, हाई कैरेक्टर्स वाले बना सकते हैं, है ना। और ये जो हम ट्रांसफर करा रहे हैं कैरेक्टर्स, जीन्स या कैरेक्टर्स, हाई कैरेक्टर्स या हाईली यूजफुल जीन्स जो हम ट्रांसफर करा रहे हैं, ये ट्रांसफर जिनमें करा रहे हैं उन प्लांट्स की जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस होंगी, भावी पीढ़ियां होंगी, उनमें भी कंटिन्यूअसली देखने को हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जीनों के ट्रांसफर की अत्यधिक प्रभावी और यूजफुल विधि होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर हमने पढ़ा था, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग दो बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके द्वारा हम जीनों के ट्रांसफर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल बना सकते हैं। नाउ ये साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड की गई आर्टिफिशियल मेथड होता है। ठीक है, जीन ट्रांसफर का ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरली ये नहीं होता है, ये लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, तो इसे आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है, जिससे कि कई नवीन जीन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, या जीन पुनर्योगज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इस मेथड के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन ट्रांसफर करके हम लोग नए जीन पुनर्योगज या जीन रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, इनको फसल सुधार की दृष्टि से यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, नाउ नेचुरल रूप से प्लांट्स के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, विविधताएं होती हैं पौधों के अंदर, उनकी प्रोडक्शन, वेरिएशंस का प्रोडक्शन जो होता है वो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन द्वारा या फिर पॉलीप्लॉइडी द्वारा देखा जाता है ना। अगर हम प्लांट्स के अंदर वेरिएशंस देखते हैं तो वेरिएशंस या विविधताएं किस वजह से आती हैं, तो इन तीनों वजह से आती हैं, या तो संकरण के द्वारा या उत्परिवर्तन के द्वारा या फिर बहुगुणिता के द्वारा, यानी हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन या पॉलीप्लॉइडी के द्वारा होता है ऐसा। लेकिन ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, नेचर में जो एक्टिविटीज होती हैं ये बहुत धीमी होती हैं, स्लो होती हैं, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट की दृष्टि से इनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए हमको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है ना। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जीन अभियांत्रिकी, जो जेनेटिक हमारी इंजीनियरिंग है, उसकी टेक्निक के द्वारा प्लांट्स की स्पीसीज या उनकी जो वेराइटीज होती हैं उनको सुधारने का यूज हम कर सकते हैं। नाउ जीन ट्रांसफर जो है, हम जब जीन ट्रांसफर कराते हैं या जीनों का स्थानांतरण कराते हैं, उससे जो नई प्लांट्स बनते हैं जीन ट्रांसफर के द्वारा, उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या परजीनी पादप कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर किए जाने वाले जो जीन्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफर करा रहे हैं, उनको हम पराजीन या ट्रांसजीन कहते हैं। प्लांट्स को तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे, और जिन जीन्स को हम ट्रांसफर करा के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना रहे हैं उनको हम ट्रांसजीन्स कहते हैं। नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नाउ देयर आर सम स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अभी तक हमने देखा या हमने पढ़ा कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं, ठीक है, और क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हमें बनाना चाहिए, क्यों ये यूजफुल हैं। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को याद रखना चाहिए या किन किन स्टेप्स को हम काम में ले सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट करेंगे इच्छित जीनों को, यानी कि इच्छित जीनों की पहचान करेंगे और उनका पृथक्करण करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो इसमें आता है वो है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स इनटू वेक्टर्स, एग्जाम्पल इन एग्रोबैक्टीरियम। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इच्छित जीनों का रोग वाहकों में जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम में निवेशन कराया जाता है। थर्ड स्टेप इसके अंदर आती है क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इच्छित जीन्स जो होती हैं, जो हमारा दाता डीएनए, डोनर डीएनए से हम लेते हैं, उनकी हम क्लोनिंग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ क्लोन जीन्स इन सूटेबल प्लांट सेल्स, यानी कि क्लोन जीनों का उपयुक्त पादप कोशिका में ट्रांसफर कराया जाता है, स्थानांतरण कराया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड सेल्स एंड रीजेनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स, यानी कि जो रूपांतरित कोशिकाएं हैं उनका चयन एवं पादपों का यानी कि प्लांटलेट्स का प्रवर्धन, ये नेक्स्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप है हमारी वो है कंफर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसफर्ड डिजायर्ड जीन इन द ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि स्थानांतरित वांछित जीन्स की ट्रांसजीनी प्लांट्स या पादप में अभिव्यक्ति की पुष्टि। तो ये 6 स्टेप्स हैं दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए ये 6 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ सन 1980 तक, ठीक है, 1980 तक जीन ट्रांसफर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के माध्यम से ही किया जाता था। ठीक है, जो वेक्टर हम काम में लेते थे या जो वाहक हम काम में लेते थे जीन ट्रांसफर के लिए 1980 तक, वो था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, तो उस समय कुछ ही डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन हो पाया था या प्रोडक्शन हो पाया था, लेकिन बाद में जीन ट्रांसफर की अन्य विकसित विधियों की खोज हुई, जिसके उपरांत कई जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि चावल हुआ ओराइजा सटाइवा, गेहूं हुआ ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का हुआ जिसे जियामेस कहते हैं, जई हुआ जिसे एविना सटाइवा कहते हैं। तो ये सारे मोनोकॉट प्लांट जो हैं, इनके भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए जा चुके हैं आफ्टर जीन। ये जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें जैसे जैसे सुधार हुआ, इंप्रूवमेंट्स हुए, तो उनके साथ साथ डाइकोट प्लांट्स के साथ साथ मोनोकॉट्स में भी अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सके हैं। तो कई सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो हमने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली बनाए हैं, जिनको हम अब डिस्क्राइब करेंगे। नाउ जो पहला हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट जो प्रोड्यूस किया गया है, वो है बैक्टीरियल रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, जीवाणु प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप। तो कई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जो हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट प्लांट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि तंबाकू का ट्रांसजेनिक प्लांट जिसको हम बोलते हैं निकोटियाना टेबेकम, उसका ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज को कोड करने वाला जीन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एक एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफरेज, उसको कोड करने वाले जीन को हमने ट्रांसफर करके निकोटियाना टेबेकम का या तंबाकू का ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया है। तो ये जो एंजाइम है, जो कि एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज को कोड करने वाला जो हमने एंजाइम ट्रांसफर किया है इसके अंदर, तो ये जो एंजाइम है ये स्यूडोमोनास सिरिंजी बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होने वाला जो डिजीज है, जिसको हम वाइल्ड फायर डिजीज या वाइल्ड फायर रोग कहते हैं, स्यूडोमोनास सिरिंजी के द्वारा ये डिजीज कॉज होती है। तो ये जो हमारा एंजाइम है, ये इस डिजीज के प्रति यानी कि वाइल्ड फायर रोग के प्रति प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या प्रतिरोधकता प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट हमने प्लांट प्रोड्यूस किया है वो है फंजाई रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स या कवक प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो कई कवक प्रतिरोधी प्लांट्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन किया गया है, जैसे कि तंबाकू में या टोबैको में काइटिनेस एंजाइम को कोड करने वाली जीन को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, अगेन हम टोबैको का एग्जांपल दे रहे हैं। टोबैको के अंदर काइटिनेस एंजाइम को कोड करने वाले जीन्स को ट्रांसफर किया गया है। तो ये जो एंजाइम होता है, ये राइजोक्टोना सोलेनाई से होने वाले डिजीज, राइजोक्टोनिया सोलेनाई से डिजीज कॉज होती है, जिसका नाम है रूट रॉट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये जो हम एंजाइम ट्रांसफर करा रहे हैं
ये इस रूट रॉट ऑफ कॉटन जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो कि फंजाई है इससे होती है, उसके प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड प्लांट्स को करता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लें तंबाकू के अलावा, तो वो है हमारा ऑस्मोटिन। ठीक है, आलू के अंदर ऑस्मोटिन जीन के ट्रांसफर द्वारा इसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, अगेन ये फंजाई है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इससे प्रोड्यूस होने वाली डिजीज जिसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती रोग, इसके प्रति रेजिस्टेंट बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, कीट पीड़क प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप। तो कीट प्रतिरोधी पादप के निर्माण से जो कीटनाशी होते हैं जिन्हें हम पेस्टिसाइड कहते हैं, उनके छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्ट्स या पेस्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, स्प्रे कराते हैं उनका। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं तो हमें पेस्टिसाइड्स की और इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रेड की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ जो अन्य कीट होते हैं, ये अन्य इंसेक्ट्स होते हैं जो कि यूजफुल हैं, जो कि पॉलिनेशन में, परागण में यूजफुल होते हैं, सहायक होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार देते हैं, है ना। अब पेस्ट से या इंसेक्ट से बचाने के लिए हमने क्या किया, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया खेतों में, लेकिन इससे क्या होगा कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कई इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, है ना, और कई यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको भी मार देते हैं। ठीक है, साथ साथ ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो इंसेक्ट पेस्ट हैं इनके प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए, या जिसे हम कहते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए गए हैं, ताकि वो नेचुरली रेजिस्टेंट हो टुवर्ड्स इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, है ना, जिससे कि हमको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। तो इसके लिए हमने क्या करा है, नेचुरली रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं। जैसे किलर कॉटन सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका, किलर कॉटन, जो BT2 जीन प्रेजेंट होने के कारण, इसमें क्या होता है, BT2 जीन प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये बॉल वॉर्म प्रकार है वॉर्म का, बॉल वॉर्म, उसकी नाम है हेलियोथिस स्पीसीज। ठीक है, उसको ये क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें BT2 जीन प्रेजेंट होती है किलर कॉटन के अंदर, तो ये जो बॉल वॉर्म है हेलियोथिस स्पीसीज उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब BT2 जीन जो होती है ये बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ठीक है, इसमें एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या करती है BT2 जीन, ये किसी जीवाणु में, जैसे कि बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जीवाणु है, उसमें एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे BT विष या BT टॉक्सिन कहते हैं। ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, एंडो मतलब अंदर, टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन, तो ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है BT2 जीन बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस में, उसे हम BT टॉक्सिन कहते हैं। इस विषय में प्रोटीन को, या इस ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है ना, उसको क्राय प्रोटीन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जो विष है इसके प्रोटीन को हम क्राय प्रोटीन नाम से भी जानते हैं। ये मृदा जीवाणु बीजाणु जनन यानी कि स्पोर्युलेशन, ये जो सॉइल हैबिटेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको मृदा जीवाणु क्यों बोला है, क्योंकि ये सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मृदा जीवाणु है ये बीजाणु जनन यानी कि स्पोर्युलेशन के समय बैक्टीरिया के सरफेस पर एक प्रोटीन विष, जिसे हम बोलते हैं पैरास्पोरल क्रिस्टल, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है, इसको बनाता है। जब इंसेक्ट्स द्वारा इस जीवाणु के बीजाणुओं का भक्षण किया जाता है तो यह प्रोटीन क्रिस्टल कीट की आहार नाल में जाकर के क्या करता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल में चल जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल कीट की आहार नाल में जाकर के आहार नाल एवं मुखांगों का पैरालाइसिस कर देता है, जिससे कि
यह कीट पौधों को नहीं खा पाता और इसके आहार नाल में पहुंचे हुए जो बीजाणु हैं उनके द्वारा और अधिक संख्या में बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे जाकर के ये, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में जाके, तो और ज्यादा मात्रा में बीजाणु का निर्माण करता है। अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है तथा लाखों की संख्या में बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। BT2 जीन निकोटिएना यानी कि तंबाकू, कपास यानी कि गोसिपियम की स्पीसीज, टमाटर यानी कि लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, इसमें TI प्लाज्मिड की सहायता से ट्रांसफर किया जा चुका है। अभी तक हमने BT2 जीन को तंबाकू के अंदर, कपास के अंदर और टमाटर के अंदर यानी कि निकोटिएना के अंदर, गोसिपियम स्पीसीज के अंदर और लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम के अंदर TI प्लाज्मिड की हेल्प से इसको ट्रांसफर किया है। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल अगर दें तो वो है चौला। चौला जिसे हम बोलते हैं काउपी, जिसे हम बॉटनिकल नेम बोलते हैं विग्ना अंगुइकुलेटा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट CPTI जिसे हम बोलते हैं काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन्स, ठीक है, ये भी इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल या हानिकारक होती है। इस जीन को आइसोलेट करके CAMV35S प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से कई प्लांट्स में ट्रांसफर किया जा चुका है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ये जो जीन है उपस्थित होता है जिसके कारण वे इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लावर सॉर्ट ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फ्लेवर सॉर्ट टमाटर बनाए गए हैं, ठीक है। इनकी जो निदानी आयु होती है जिसे हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं वो अधिक होती है, ठीक है। नॉर्मल टोमेटो या नॉर्मल टमाटर जो हम खाते हैं उनके कंपैरिजन में ये जो ट्रांसजेनिक टमाटर हैं जिनको हम फ्लेवर सॉर्ट टमाटर बोलते हैं, इनकी निदानी आयु या शेल्फ लाइफ अधिक पाई जाती है। ऐसे ट्रांसजेनिक टमाटर भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाए हैं, जिनका जो राइपनिंग पीरियड है जिसे हम विलंबित बोलते हैं, परिपक्वन, डिलेड राइपनिंग कराई जा सकती है, ठीक है। कई हमने ऐसे ट्रांसजेनिक टमाटर बनाए हैं जिनके अंदर हम राइपनिंग को डिले कर सकते हैं, ठीक है, या परिपक्वन को विलंबित किया जा सकता है। और शत रोगी यानी कि ब्रूस रेजिस्टेंट भी हम इनको कर सकते हैं ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, जो नॉर्मल टमाटर होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के समय जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा रहे होते हैं, है ना, तो उस दौरान उनके अंदर डैमेज हो जाता है जिसे हम क्षत बोलते हैं, है ना। तो हमने ये जो ट्रांसजेनिक टमाटर बनाए हैं उनके अंदर पहली तो हमने क्वालिटी ये डेवलप कराई है कि उनके अंदर राइपनिंग देर से हो, है ना, उनके अंदर परिपक्वन जो हो वो विलंबित हो जाए। और दूसरी हमने ये कोशिश करी है कि ये ब्रूस रेजिस्टेंट हो या क्षति के प्रति ये रेजिस्टेंट हो, किसी भी प्रकार की क्षति के प्रति रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो अब हमने ऐसा कैसे कराया है, किस प्रकार से पॉसिबल हुआ है, तो ये जो टमाटर होते हैं इनके अंदर ACC-D एमिनेज नाम है जीन का, ACC-D एमिनेज जीन का हमने ट्रांसफर किया है। एंजाइम ACC-D एमिनेज परिपक्वन के लिए यानी कि राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल इथाइलिन के सिंथेसिस हेतु प्रिकर्सर को समाप्त कर देता है, ठीक है। अब हमें पता है कि राइपनिंग के जो कोई सी भी फ्रूट होगा, स्पेशली हम टमाटर की बात कर रहे हैं, तो इनमें परिपक्वन के लिए या राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है एंजाइम इथाइलिन, है ना। और इथाइलिन जो होता है इसके सिंथेसिस के लिए जरूरी जो प्रिकर्सर है या पूर्ववर्ती जो है इसके लिए जरूरी, उसके फॉर्मेशन को ये ACC-D एमिनेज जो होता है ये क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो जब एंजाइम का जो सिंथेसिस है उसके लिए जब रिक्वायर्ड प्रिकर्सर ही नहीं होगा तो एंजाइम के सिंथेसिस ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये एंजाइम इथाइलिन जो होता है उसको सिंथेसाइज करने से रोक देता है। अब इथाइलिन का सिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होने से या इथाइलिन का सिंथेसिस कम होने से क्या होगा कि परिपक्वन में यानी कि राइपनिंग में डिले हो जाएगा या देरी हो जाएगी, जिससे कि हमको ट्रांसजेनिक टमाटर प्राप्त होंगे जिनको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है। तो ये हमने कौन से एंजाइम से पॉसिबल हुआ है, ACC-D एमिनेज जीन, ठीक है। इसने कौन से एंजाइम को कंट्रोल किया है, इथाइलिन को। कैसे करा है,
इथाइलिन के सिंथेसिस के लिए जो पूर्ववर्ती या प्रिकर्सर जरूरी होता है उसको ये सिंथेसाइज नहीं होने देता, जिससे कि ये जो इथाइलिन है इसकी सिंथेसिस नहीं होती और इथाइलिन की सिंथेसिस नहीं होती या कम होती है, इससे राइपनिंग जो है वो डिले हो जाती है।